प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। डेली आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन से आप लोग भागते हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन लेके आई हूँ। लेकिन ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी फास्ट मोड में पढ़ाऊँगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे, सारे आयोग के पूछे हुए रहेंगे, आकार में छोटे लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? आप बताएंगे कौन सा है जो सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है। पहला कह रहा है सिंगाड़ा, दूसरा कह रहा है हाइड्रीला, तीसरा कह रहा है जलकुंभी और चौथा कह रहा है नागफनी। तो बताएंगे क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान भी है। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? और इनको पश्चिम बंगाल में आपदा भी माना गया है। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समाप्त कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, या एक तरीके से कहिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। तो कौन हो जाएंगे? आपका जलकुंभी। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब करता है, इसी को सबसे ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करने वाला प्लांट मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। क्या उगे मिलते हैं? जीवाणु मिलते हैं, लाइकेन मिलते हैं, कवक मिलते हैं या मांस मिलते हैं। सारे आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। वन के पेड़ों की छाल पर क्या उगे मिलते हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके सामने है ऑप्शन। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके लाइकेन है ये दीवारों पे भी हो सकते हैं, पर्वतों पे भी हो सकते हैं, पेड़ों की छालों पर भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? लाइकेन किससे मिलके बना है? मैंने आपको बताया था शैवाल और साथ में आपके प्लस कवक। शैवाल प्लस कवक से मिलके बनता है लाइकेन। और ये किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण का सूचक है, पहले ही बताई हूँ। और वायु प्रदूषण में किसका सूचक है? तो ये सल्फर का सूचक है। अगर वायु प्रदूषण में यानी कि वायु में सल्फर की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे लाइकेन दिखाई नहीं देते हैं। अगला देखिए, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? आपको बताना है। आज मैंने सारे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स के हैं। बताएंगे हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? लैमिना, हाइड्रीला, मगरमच्छ या जलकुंभी? फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके सामने है नया क्वेश्चन और आपके लिए काफ़ी आसान भी होगा, एकदम कॉमन सेंस का है कि झील किसकी वृद्धि से आपका नष्ट हो सकता है? मगरमच्छ से तो कभी नष्ट नहीं होगा, ये तो निश्चित ही आपका बाकी पता ना हो, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि जलकुंभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी ने क्या किया है? हुसैन सागर झील को नष्ट कर दिया है, इसी की वृद्धि ने नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट कह रहा है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? आपको ये बताना है। पहला कह रहा है मेजोफाइट्स, दूसरा कह रहा है हाइड्रोफाइट्स, तीसरा कह रहा है हेलोफाइट्स और चौथा कह रहा है जीरोफाइट। पढ़ाई हूँ आप लोगों को, कोई दम नहीं है, सबको पढ़ाई हूँ, क्लास में भी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन में भी प्रैक्टिस कराया है। सभी को पता है मरुस्थल में जो प्लांट होते हैं वो बहुत कम पानी में जीवित रहते हैं, यानी कि बहुत संघर्ष करते हैं। क्या हो जाएगा? जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, जीरोफाइट एकदम से सही है। अगला देखिए, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पादपों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है बालू, दूसरा कह रहा है दोमट मिट्टी, तीसरा कह रहा है चिकनी मिट्टी और चौथा कह रहा है बजरी। बहुत आसान है, सभी को पता है कि पादपों के डेवलपमेंट के लिए इनमें से सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो सबसे अच्छी मिट्टी आप सभी को पता है कौन सी मिट्टी हो जाएगी? दोमट मिट्टी, जिसमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है। बालू में तो पोषक तत्व तो नहीं होते, बजरी भी बहुत बड़े बड़े आकार का होता है, चिकनी मिट्टी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की दोमट है। तो आपका दोमट मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं, जिसमें कोई दम नहीं है। बताएंगे निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? कौन सा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पतियों का निर्धारण करेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम कॉमन सेंस का है, आप सभी को पता है वो क्या हो जाएगा?
प्रकाश है, वर्षा है, मृदा है या मृदा जल है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कौन से कारक हैं जो कहीं के जलवायु को, कहीं की वनस्पतियों को, कहीं के जीवों के स्थिति को निर्धारित करते हैं? तो मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक वर्षा, दूसरा तापमान। तापमान और वर्षा मिलके ही किसी भी चीज़ का निर्धारण करते हैं। तो तापमान तो यहाँ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है गुरुत्वीय जो है कोशिका जल, दूसरा कह रहा है क्रिस्टल जल, तीसरा कह रहा है गुरुत्वीय जल और चौथा कह रहा है आर्द्रता जल। फटाफट उत्तर देंगे क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। तो कौन सा जल है जो आपके प्लांट्स अवशोषित करते हैं? मैंने आपको बताया था प्लांट्स दो तरह के जल मतलब चीज़ें लेते हैं, एक तो जाइलम से जल, फ्लोएम से खनिज लवण। तो ये कैसे लेते हैं? कोशिकीय जल लेते हैं, कोशिकीय जल लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी का कौन से जल जो है वो प्लांट लेते हैं। गुरुत्वीय जल मैंने आपको बताया था प्लांट नहीं ले पाते हैं, आर्द्रता जल भी प्लांट नहीं ले पाते हैं। कौन सा जल ले पाते हैं? केशिका जल या कोशिका जल ही ले पाते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था मिट्टी का लेयर या संस्तर, उसमें आपको बताया था कि कौन से जल जो है वो प्लांट ले पाते हैं। गुरुत्वीय जल बहुत नीचे चला जाता है, जहाँ तक प्लांट के जो मतलब जड़ें होती नहीं पहुँच पाती। आर्द्रता जल ये पूरी तरह से मिट्टी पकड़े रहती है, इसको भी प्लांट नहीं ले पाते, केवल केशिकीय जल को ही वो अवशोषित कर पाते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं? मरुस्थल के पादप अधिकतर कैसे होते हैं, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, पहला कह रहा है मांसल, दूसरा कह रहा है शाकीय, तीसरा कह रहा है पर्णवृत्त और चौथा कह रहा है पर्णभित्तिवृत्तीय। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि मरुस्थल के पादप अधिकतर कैसे होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मरुस्थल के जो पादप होते हैं, इनके जो तने होते हैं ये मांसल होते हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और तने मांसल युक्त होते हैं, मोटे गूदेदार होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें भी कोई दम नहीं है। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? पढ़ाई हूँ आप लोगों को, चलिए देखती हूँ आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है, इनमें से दोनों होता है। क्या सत्य हो जाएगा? घास स्थलीय पारितंत्र में पिरामिड कैसा होता है? मैंने आपको बताया था पिरामिड जो सीधा पिरामिड होता है वो ऐसा होता है, जो उल्टा पिरामिड होता है वो ऐसा होता है। सीधा पिरामिड में जब आधार वाली चीज़ों की संख्या ज़्यादा होती है तो नीचे चौड़ा होता है, ऊपर वालों की संख्या कम होती है, तो ये इस तरह से बनता है। तो आप सभी को पता है कि घास की संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो शाकाहारी आते हैं, जिसमें खरगोश हो गए, आपकी बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सारे लोग आते हैं। तो निश्चित ही इनकी संख्या इनसे कम होगी, इनको खाने वालों की संख्या इससे कम होगी और इस तरह से पतला होता चला जाता है। तो संख्या का पिरामिड सीधा होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। फिर देखिए पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक आपका संख्या का पिरामिड होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जैव भार का पिरामिड होता है या भार का पिरामिड होता है, तीसरा मैंने बताया था ऊर्जा का पिरामिड होता है। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं जिनमें उल्टा सीधा बार बार पूछता है। तो आपको बताना है पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, और ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से विस्तार में समझाया था आप लोगों को कि इसका जो पिरामिड होगा वो सदैव और सदैव सीधा होता है, सदैव और सदैव सीधा होता है। चूँकि आपने जाना है कि जो लिंडमान महोदय हैं, लिंडमान महोदय ने 10% का नियम दिया है। इनके हिसाब से जो प्लांट हैं इनके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। मान लीजिए इनके पास 1000 कैलोरी है, तो इनसे जो शाकाहारी अगर इनको खाते हैं, जैसे इसको शाकाहारी खा रहे हैं तो शाकाहारी को इसका 10% यानी कि 100 मिलेगा। शाकाहारी को जो खाएगा यानी कि मांसाहारी उसको 10 मिलेगा, और मांसाहारी को जो खाएगा उसको 1 मिलेगा। यानी कि ऊर्जा का 10% का ये नियम है, तो नीचे से ऊपर घटते जा रहा है। इसलिए कैसा हो गया, आधार मोटा और जो शीर्ष है नुकीला हो गया। तो ये पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाया है।
अगला देखिए, एक तालाब में पारितंत्र के जैव भार का पिरामिड कैसा होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक तालाब में पारितंत्र के जैव भार कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा सीधा दोनों बनेगा, या किसी प्रकार का नहीं बनेगा। तो अभी मैंने बताया, जो सीधा पिरामिड होता है वो ऐसे होता है, जो उल्टा पिरामिड होता है वो ऐसे होता है। अगर नीचे का जो एरिया है वो भारी है, वो संख्या में ज़्यादा है, तो नीचे मोटा ऊपर पतला होता जाएगा। लेकिन अगर नीचे का कम है ऊपर का ज़्यादा है, तो ये नीचे पतला ऊपर मोटा होता जाएगा। तो तालाब में अगर संख्या का पिरामिड बोले तो वो सीधा बनेगा, लेकिन भार का पिरामिड बोल दिया तो उल्टा बनेगा। क्योंकि भार का उल्टा क्यों होगा, नीचे जो अगर संख्या का लेते तो घास ज़्यादा होता है, प्लांट ज़्यादा होते, पादप ज़्यादा होते तो सीधा बन जाता, बड़े जीव कम होते हैं तो सीधा हो जाता। लेकिन यहाँ भार का यानी कि वजन का पूछा है, तो घास का वजन कम होता है, उससे जो उसको खाने वाले जो जीव होते हैं उनका वजन उससे थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े जीव होंगे उनका होगा, तो ऊपर वाला जो आयतन है वो चौड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये कैसा बन जाएगा, उल्टा, नीचे नुकीला ऊपर चौड़ा, ये हो गया उल्टा। तो याद रखिएगा, चाहे आपके तालाब का पूछे, समुद्र का पूछे, महासागर का पूछे, जल में आपकी संख्या का पिरामिड सीधा, लेकिन भार का पिरामिड उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैंने क्लास में बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। आपको बताना है घास स्थल में, या आप कहें कि जो है आपका जो वन पारितंत्र है इसमें जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, आपको ये बताना है। और आपके सामने है ऑप्शन, पहला कह रहा है सदैव उल्टा, दूसरा कह रहा है सदैव सीधा, तीसरा कह रहा है कभी उल्टा कभी सीधा, और चौथा कह रहा है कि सभी। क्या सही हो जाएगा, भार का पिरामिड कैसा होगा घास में और वन पारितंत्र में, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे सदैव और सदैव सीधा बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ है, अगर पेड़ है तो उसका भार तो ज़्यादा होगा उस पर रहने वाले जीवों की अपेक्षा, तो निश्चित ही सीधा बनेगा। घास आप सभी को पता है ज़्यादा होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, और उन पर जो आश्रित जीव होते हैं वो कम होते हैं, उनके ऊपर जो आश्रित जीव होते हैं वो और कम होते हैं। इस तरह से चाहे घास का पूछे या वन का पूछे, दोनों का भार का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, सीधा बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अगर वन का पिरामिड संख्या का पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन भार का पूछ रहा है इसलिए सीधा हो जाएगा। पेड़ का पिरामिड भी संख्या का उल्टा होता है, मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लास में बताई थी, याद रखिएगा। पेड़ का पिरामिड संख्या वाला उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा, एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय या त्रिदिशीय, बताएंगे। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि खाद्य जाल में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो निश्चित ही कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। आप सभी को मैंने आज ही की क्लास में बताया है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव और सदैव सीधा बनता है। सीधा बनता है यानी कि एक दिशीय होता है, इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं होता, बल्कि ये एक दिशीय होता है, ये मुक्त हो जाता है। लास्ट पोषण स्तर के बाद ये मुक्त हो जाता है, इसको हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। तो कैसा होगा, एक दिशीय होता है। अगला देखिए, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता है, कितने % का ह्रास होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का जो % है वो कितने % का ह्रास होता है, 20% का ह्रास होता है, 40% का ह्रास होता है, 80% का ह्रास होता है, या 90% का ह्रास होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे ऊर्जा का कितने % का ह्रास होता है। तो आज ही की क्लास में बताई हूँ, मैंने कहा कितना % ऊर्जा प्राप्त होता है, तो आपने कहा 10%। अगर ऊर्जा 10% हर स्तर पे प्राप्त हो रहा है तो कितना % ह्रास हो रहा है, 90%। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 का मात्र 10% ही जो है पोषण स्तर को मिलता है, 10% ही मिलता है, बाकी मतलब 100 का 10% मिल रहा है, बाकी क्या हो रहा है, 90% का ह्रास हो जा रहा है, इसलिए 4 आपका बिल्कुल सही हो गया।
सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? बच्चा लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है चार्ल्स एल्टन ने, दूसरा कह रहा है ओडम ने, तीसरा कह रहा है डार्विन ने, चौथा कह रहा है टॉन्सले ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्ल्स एल्टन ने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। टॉन्सले ने तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। डार्विन विकास से संबंधित है। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आतपोतभिद कहते हैं, छाया रागी कहते हैं, शैलोदभिद कहते हैं या मरूदभिद कहते हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। एकदम आसान और कॉमन सेंस का है कि सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आतपोतभिद या छाया रागी या शैलोदभिद या मरूदभिद। तो बहुत ही आसान है, सभी को पता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। आतपोतभिद, छाया रागी मतलब जो छाया में रहते हैं, शैलोदभिद मतलब जो शैल यानी कि पत्थर पे उगते हैं, मरूदभिद मतलब जो मरुस्थल में होते हैं, प्रकाश मतलब आतपोतभिद पहला बिल्कुल सही है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं। अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भारी वर्षा में कौन से वन पाए जाएंगे? पहला कह रहा है सदा हरित वन, दूसरा कह रहा है पर्णपाती वन, तीसरा कह रहा है घास वन और चौथा कह रहा है मरुस्थल वन। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, नींद में भी इसका उत्तर सही बताएंगे सब लोग। क्या सत्य है? सदा हरित वन, सदाबहार वन, जहाँ 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं सदाबहार वन या सदा हरित वन। वायुमंडल का क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों का, आंधियों का होना पाया जाता है वो कौन सा है? कौन से मंडल में आपको मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो आप सभी को पता है कि ये क्षोभ मंडल है, नाम से ही पता चल रहा है। क्षोभ मंडल में ही सारी समस्याएं होंगी। समताप मंडल नाम से पता चला टेम्परेचर समान रहेगा तो ना आंधी आएगी, ना बारिश होगा, ना और कोई दिक्कत होगी। मध्य मंडल आप सभी को पता है ये -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यहाँ का बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे तूफान आंधी जैसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं, यहाँ भी ऐसी कोई घटना नहीं होती है। तो आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न था, अगला भी बहुत ही आसान है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हैलोफाइट, ऑक्सीलोफाइट या कैज़्मोफाइट या लिथोफाइट। बहुत आसान प्रश्न है। आपको बताना है कि जो लवणीय मृदा में जो प्लांट्स उगते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, हैलोफाइट। हैलोफाइट कहते हैं, हैलोफाइट। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मृदा परिवर्धन को कहते हैं, मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, मृदा जनन कहते हैं या जल योजन कहते हैं? आपको बताना है मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान है। मृदा परिवर्धन मतलब मृदा का संरक्षण, मृदा का निर्माण, मृदा को मतलब जो है उसके जो पोषक तत्व हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? अपर्दन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ह्रास करता है। और जल योजन ऐसी कोई बात नहीं है। मृदा जनन आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शीत ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। आपको बताना है वो क्षेत्र जहाँ पे ग्रीष्म में भारी वर्षा होती है लेकिन शीत ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ पे कैसे वन देखने को आपको मिलेंगे। तो आपके सामने है ऑप्शन, पहला कह रहा है सदा हरित वन, दूसरा कह रहा है आपका दृढ़ पर्णी वन और तीसरा कह रहा है घास वन और चौथा कह रहा है आपका मरुस्थल वन। क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें भी आपका कोई भी जो है बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा? तो जो सत्य है आप सभी को पता है कि वो कौन सा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
बच्चा लोग क्या हो जाएगा इसका, याद रखिएगा यहाँ पे जो है ये पर्णपाती होना चाहिए था, पर्णपाती। अब आप लोग सही उत्तर दीजिए कि क्या है जो सही हो जाएगा। वे क्षेत्र जहाँ ग्रीष्म में भारी वर्षा और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वो क्षेत्र किस तरह के क्षेत्र वाले होते हैं, तो निश्चित वो क्षेत्र कैसा होगा, आपका इलाका हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कैसे वन होंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, कह रहा है बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है ऊपरी स्तर में, दूसरा कह रहा है तल स्तर में, तीसरा कह रहा है मध्य स्तर में, और चौथा कह रहा है तीनों स्तरों में। बृहद जलाशयों में अधिकतर तापमान कहाँ होगा, एकदम कॉमन सेंस का है और आप लोगों को पढ़ाई हो तो इसको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने आपको बताया था कि बड़े जो जलाशय होते हैं उनका सिर्फ ऊपरी स्तर ही प्रभावित होता है, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक सूर्य का प्रकाश और उष्मा नहीं जाता है, इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा और बाकी आपका सत्य नहीं है। अगला है दृढ़ पर्णी क्षेत्रों की विशेषता क्या है। दृढ़ पर्णी यानी कि जो जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, ऐसे क्षेत्रों की विशेषता क्या है। पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है या शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है, या ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। और आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है कि जो आपके दृढ़ पर्णी वन होंगे, जहाँ की पत्तियाँ मजबूत होंगी, दृढ़ होंगी, ये कहाँ पाए जाएंगे, ऐसे जो वन है वो कहाँ पाए जाएंगे, तो याद रखेंगे ऐसे वन कहाँ पाए जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, याद रखिएगा। जहाँ पे शरद ऋतु में भारी वर्षा होगी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होगी, वहाँ पे जो पत्तियाँ हैं वो दृढ़ होंगी, मजबूत और टिकाऊ होंगी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे कांटों में परिवर्तित हो जाएगी वहाँ तो बारिश बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शरद ऋतु में भारी वर्षा होगी, ग्रीष्म में कम होगी, वहाँ पे दृढ़ जो पर्णी हैं ऐसे पत्ते पाए जाएंगे जिनकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। अगला देखिए, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। सुपोषी या कुपोषी या दोमट या बलुई, क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है कि वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है वो क्या कहलाएंगे, सुपोषी, कुपोषी, दोमट या बलुई। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो जल हो, अगर वहाँ पे पोषक तत्व ज़्यादा हो जाएंगे, अधिकता हो जाएगी तो वो सुपोषी हो जाता है। सुपोषी यानी कि बहुत ज़्यादा सुपोषण हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा सुपोषण क्या हो जाता है, समस्या क्रिएट करता है। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं या ह्यूमिक सम्मिश्रण कहते हैं या डफ कहते हैं या करकट कहते हैं। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, आप सभी को पता होना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था आपकी जो ह्यूमस की मात्रा होती है ये कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय और टूट फूट से ही होती है। कार्बनिक पदार्थ आप जानते हैं जीव और पादप होते हैं, इनका जब अपक्षय होता है तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। देखिए ये क्वेश्चन भी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। कह रहा है मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिनमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, कौन सा संस्तर है। ये देखिए 4 संस्तर आपके सामने हैं, मिट्टी का इस तरह से संस्तर बने होते हैं। इसमें से किस संस्तर में कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता देखने को मिलेगी, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ए है, बी है और आपका आर है और ओ है। तो मैंने आपको बताया था
कि आपका जो मृदा संस्तर है 4 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर O होता है, उसके नीचे A होता है, उसके नीचे B होता है, उसके नीचे C होता है, R कोई संस्तर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इसमें होता है पोषक तत्व और पानी की मात्रा, नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें घटती चली जाती हैं, सबसे कम C में होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। O संस्तर में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला देखिए, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। उपजाऊ और लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है 85% बालू प्लस 15% मृत्तिका, 70% बालू प्लस 30% मृत्तिका, 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका, 10% बालू प्लस 90% मृत्तिका। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या है जो सत्य हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उपजाऊ लोम मृदा में 50% बालू और 50% मृत्तिका होती है, यानी कि 50-50% की जो मृत्तिका मतलब जो सबसे बारीक कण होते हैं, बालू मतलब जो बड़े कण होते हैं। बालू का व्यास और मृत्तिका का व्यास मैंने आप लोगों को लिखवाया है 0.001, आपको पता है ये किसका है, मृत्तिका का है, और बालू का व्यास भी मैंने लिखवाया था। इन दोनों को 50-50% मिला देंगे तो आपका उपजाऊ लोम मृदा का निर्माण हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपका पड़ा हुआ है, चाहे आपको छोटे क्वेश्चन मिले या बड़े क्वेश्चन, अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते गंभीरता से क्लास को अटेंड किया हो। कह रहा है मृदा में अम्लीयकरण को कम करने के लिए मृदा में किन चूड़ों का मिश्रण किया जाता है, ये भी आपका पड़ा हुआ है। यूरिया एवं फास्फोरस का, डोलोमाइट एवं सल्फर का, डोलोमाइट एवं जिप्सम का, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का। देखिए बच्चा लोग, अम्लीयता को कम करना हो तो कौन सा चीज़ मिलाते हैं, आपका पड़ा हुआ है, गलत नहीं करेंगे। क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आप लोगों को और आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। क्या सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। डोलोमाइट और चूना पत्थर मिलाते हैं या चूना मिलाते हैं जब मृदा में अम्लीयता हो, और मैंने बताया था अगर क्षारीयता होगी तो जिप्सम मिलाएंगे। याद रखिएगा, क्षार होगा तो जिप्सम मिलाएंगे, अम्लीय होगा तो चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलाएंगे। सब आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु करते हैं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। ओसिलोटोरिया, दूसरा है टाइलोपोथ्रिंकस, तीसरा है एनाबिना, चौथा है एजेटोबैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका पड़ा हुआ है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीव हैं या जीवाणु हैं वो हैं एजेटोबैक्टर, जो दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। एनाबिना आपका जैविक खाद है, मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया हुआ है। घास वन में पाए जाने वाले खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताइए। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल सब कुछ पढ़ाई हूँ। घास वन में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा। पहले में कह रहा है घास, हिरण, जूं और शेर। दूसरे में कह रहा है घास, जूं, हिरण और शेर। तीसरे में कह रहा है घास, हिरण, शेर और जूं। और चौथा कह रहा है घास, हिरण, शेर, हिरण और जूं। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और आप सभी लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा लोग, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। तो निश्चित ही सभी को पता है कि सबसे पहले उत्पादक होते हैं, यानी कि घास फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका, मतलब घास फर्स्ट नंबर पे आएगा। घास को जो खाते हैं वो शाकाहारी खाते हैं। तो जो जूं हो सकता है वो आपके शेर के ऊपर भी हो सकता है, हिरण के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जूं को शेर तो खाएगा नहीं, यानी कि हिरण को कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा। इस मांसाहारी के शरीर पे जूं हो सकते हैं और इस जूं को दूसरे जीव खा सकते हैं, जिसमें आपके चिड़ियों की प्रजातियां हो सकती हैं। तो आपका घास होगा, हिरण होगा, शेर के ऊपर जूं होगा। तो इस तरह से, चूँकि ये पोषण घास से हिरण को पोषण मिल रहा है, हिरण से शेर को पोषण मिल रहा है, शेर से जूं को पोषण मिल रहा है, तो आपका ये क्रम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, और चौथा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। क्या है जो आपका सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि पारितंत्र का हृदय
गतिक हृदय क्या कहलाता है? उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र या ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र? तो निश्चित ही हृदय गति मतलब जिसकी वजह से धड़कन चलती हो, जिसकी वजह से बॉडी चलती हो। तो पारिस्थितिकी तंत्र कैसे चलेगी? जब उसमें ऊर्जा और खनिज का चक्रण होता रहेगा, ऊर्जा और खनिज का प्रवाह बना रहेगा, इसकी गति जो है ये सही रहेगी, तो ही आपकी पारिस्थितिकी तंत्र सही तरीके से वर्क करेगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। पारितंत्र में होता है, पारितंत्र में क्या होता है? ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ। चलिए दीजिएगा जवाब। काफ़ी शानदार प्रश्न है और कॉमन सेंस का भी है। उम्मीद है कि प्रश्न सॉल्व करके आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे पारितंत्र में क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ऊर्जा का ह्रास होता है ना, 90% ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। और खनिजों का भी तो हानि होता है, अगर उनका यूज कर लेंगे प्लांट तो हानि नहीं हो जाएगा, तो हानि होता है। ऊर्जा और खनिज दोनों की ही हानि होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला के आधार में कौन से जीवधारी होते हैं। वेरी वेरी इजी, और आप सभी को पता है कि आधार में आपके होते हैं प्रकाश संश्लेषी प्लांट यानी कि उत्पादक। उत्पादक के ऊपर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जिनको कहते हैं शाकाहारी, शाकाहारियों के ऊपर होते हैं मांसाहारी, मांसाहारियों के बाद होते हैं सर्वाहारी और लास्ट में होते हैं मृतोपजीवी। इस तरह से आपको ये क्रम पता चल गया है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बिगड़ जाएगा? इसमें से कौन सा काम आप करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा? चलो फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है लकड़ी का काटना, दूसरा कह रहा है सामाजिक वानिकी, तीसरा कह रहा है वन महोत्सव और चौथा कह रहा है वनारोपण। कोई दम नहीं है मेरे बच्चों के लिए, तो बिल्कुल एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है। लकड़ी काटना, पेड़ काटना, वन काटना, ये सारे आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, ये प्रोत्साहन करती हैं, ये अच्छी होती हैं। 10% का नियम किसने दिया? आज ही के क्लास में बताया मैंने, ये रिपीटेड प्रश्न है और लीक क्वेश्चन है। ओडम, लिंडमान, टेंसले और हैकल। तो आप सभी को पता होगा, मैंने ये सारे लोगों का नाम आप लोगों को बताया है कि कौन किससे जुड़ा हुआ। टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया है, हैकल महोदय ने क्या दिया है, लिंडमान महोदय ने ही 10% ऊर्जा का नियम दिया है। सब कुछ पढ़ाई हूँ आप लोगों को। अगला देखिए, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। कैसी? जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। लंबी, अधिक लंबी, छोटी या अधिक छोटी? फटाफट उत्तर दीजिएगा। शानदार, आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, और आप सभी को इसका उत्तर पता है क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 लंबी। जीवों की खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी, उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही टिकाऊ होगी, उतनी ही जटिल होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पर्णहरित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश या हरे पौधे? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान है और आप सभी को पता है क्या है जो सत्य हो जाएगा। तो निश्चित ही इसमें तो कोई दम नहीं है, आपका सूर्य का प्रकाश ही प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सूर्य के प्रकाश से ही पारिस्थितिकी तंत्र को ज़्यादातर ऊर्जा मिलती है। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? अपघटक, उत्पादक, पर्णहरित या इनमें से सभी? फटाफट उत्तर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि क्या हो जाएगा कि किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, और स्थिर होने के लिए जो कारण है वो है आपके सभी। अपघटक भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, पर्णहरित भी होते हैं। अगर इसमें से किसी की भी संख्या कम हुई तो स्थिर हो जाएगा जीवों की संख्या, तो इनमें से सभी। किसी पारितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? पहला कह रहा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। दूसरा कह रहा उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक।
तीसरा कह रहा है पौधे और जंतु, चौथा कह रहा है जैविक और अजैविक पदार्थ। किसी पारितंत्र में क्या होता है, एकदम कॉमन सेंस का है, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग, सब कुछ आप लोग का पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना पढ़ाया हो। तो क्या हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटकों से मिलके ही पारितंत्र का निर्माण होता है। जैविक में आपके जीव और प्लांट आ जाएंगे, अजैविक में वो सारी चीज़ें जैसे मिट्टी, प्रकाश, हवा, जल। नेक्स्ट देखिए, वायु जीवों वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। अगर आप वन्य जीवों को मार रहे हैं और वनों को काट रहे हैं तो क्या होगा, मृदा पर्दन होगा, बाढ़ आएगा, सूखा पड़ेगा या सभी हो जाएंगे। फटाफट उत्तर दीजिएगा, एकदम कॉमन सेंस का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को पता है कि अगर हम वन्य जीवों को मारेंगे और प्लांट्स को काटेंगे तो ये सारी घटनाएं घटित होंगी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मृदा अपरदन भी होगा, बाढ़ भी आएगा, सूखा भी होगा, क्योंकि आपके जो वन हैं इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, सभी के कंट्रोलर हैं वन जो है, मिट्टी, जल, वायु सबको कंट्रोल करते हैं। अगर उन्हीं को हटा देंगे तो सारे संतुलन बिगड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है, गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल या एक्वेरियम। सभी को पता है, बहुत ही आसान और कॉमन सेंस का है, इसमें तो कोई दम नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है। घास स्थल प्राकृतिक तंत्र है, एक्वेरियम मानव बनाता है, आम की बात मानव लगाता है, गेहूं के खेत मानव के द्वारा लगाए जाते हैं। आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, पढ़ाई हूँ आप लोगों को ये भी। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या या पारितंत्र। और आप सभी को पता है कि क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, जैवमंडल में जाति की संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। जाति की संख्या को जनसंख्या कहेंगे, जाति की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। 3 सही है। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, एक से अधिक जातियों का समूह जो कहीं एक स्थान पर रहता है वो क्या कहलाते हैं। पहला कह रहा है पारितंत्र, दूसरा कह रहा है जैव समुदाय, तीसरा कह रहा है जैव समुच्चय और चौथा कह रहा है जैव विविधता। फटाफट उत्तर देंगे, आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा, फटाफट दीजिएगा उत्तर, बहुत ही आसान है और आप सभी को पता है क्या हो जाएंगे। तो निश्चित ही जातियों के समूह को कहते हैं आपका जैव समुदाय, जैव समुदाय कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जाति समूह को जैव समुदाय कहेंगे। पारितंत्र तो जैविक अजैविक से बनता है, जैव विविधता तो जीव और वनस्पतियों की विविधता से बनता है, तो जैव समुदाय। इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन है, इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, आपको ये बताना है। और ये भी बहुत आसान है, हैकल है, मिस्र है, ओडम है या रिटर है। तो मैंने आपको बताया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हैकल ने किया, इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया है, टॉन्सले ने किया है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान कह रहा है कितना प्रतिशत ऊर्जा का भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्या हो जाएगा, 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10% या 1 से 20%। हालांकि आसान तो है लेकिन नया क्वेश्चन है आपके लिए और ये IAS में आया था, IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 1 से 2% जो ऊर्जा है इसी का रासायनिक या कहिए कि आपका जो है इसमें परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है 1 से 2% ऊर्जा का। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जल समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव तंत्र या जैव समुदाय। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही आसान है और आप सभी को पता है इसका उत्तर कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से जल समुदाय एवं वातावरण एवं तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो तंत्र की भांति जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। चाहे ये जल समुदाय एवं वातावरण का एक तंत्र है तो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है।
एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान क्या है? उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपघटक है या शाकाहारी है? तो सभी को पता है आपके जो शैवाल होते हैं ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक होते हैं, इन्हीं पे होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उनके ऊपर होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, उनके ऊपर होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अगला देखिए, पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। पारितंत्र में मानव और सभी जंतु क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या सर्वाहारी। तो इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाला है। पारितंत्र में जो मानव हैं और जो अन्य जीव हैं वो सभी लोग हैं उपभोक्ता। हम उत्पादन नहीं करते, अपघटन भी नहीं करते। हालांकि मानव आपका सर्वाहारी भी है, लेकिन पारितंत्र में इसका जो मतलब रोल है वो उपभोक्ता का ही है, क्योंकि ये सारे उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए, पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा है? उपभोक्ता का, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता का, सर्वोच्च उपभोक्ता का या द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता का? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसको भी आयोग ने पूछा है और आप सभी को पता है कि जो आपके बाज हैं ये कौन से स्तर पे आएंगे। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा, ये सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे। पहले पे होते हैं उत्पादक जो होते हैं प्लांट, फिर होते हैं आपके शाकाहारी, शाकाहारी के बाद होते हैं आपके मांसाहारी, मांसाहारी के बाद जो होते हैं वो आपके होते हैं मांसाहारी में ही सर्वाहारी भी होते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता जो आपके बाज होते हैं ये माने जाते हैं सर्वोच्च, ये सबसे लास्ट में आते हैं। इसके बाद कवक आते हैं जो उनको तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं। पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है या अपघटक है? तो इसमें तो कोई दम नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। आप सभी को पता है पारितंत्र में जो मानव है वो क्या है? वो एक सर्वाहारी जीव है। जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीज़ों को खाए वो सर्वाहारी कहलाता है। बहुत ही आसान था। तो उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही बचा लो, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटे बड़े प्रश्नों के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो